हेलो फ्रेंड्स। कितनों का कल बर्बाद हो गया ये सोचकर कि कोई आज क्या कहेगा। समाज का सबसे बड़ा डर, ये समाज क्या कहेगा। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुतों का समय बर्बाद हो गया ये सोचकर कि लोग आज क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी जो समाज की डर है कि समाज क्या कहेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी मानिए तो आप समाज और औरों की चिंता करना छोड़िए। अगर अपने अंदर जुनून है, अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो आज में काम कीजिए। दूसरों की राय नहीं, बल्कि आपकी जुनून और आपकी अच्छा कार्य करने की जो साहस है वह आपको विजय बनाएगी। इसी वादे के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। एकेडमिक लाइव एट 6 PM, जो कि 6 बजे प्रतिदिन एकेडमिक मैटर पे आपका लाइव आता है, जिसमें 10th और 12th स्पेशली क्लास चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो भी स्टूडेंट कंपटीशन बैच से हो वह सुबह के 8 बजे लाइव क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वह संघवाद, फेडरलिज्म। पिछले क्लास में हमने फेडरलिज्म का ओवरव्यू आपको दे दिया था। आज इसका हम लोग पार्ट 1 जानेंगे कि फेडरलिज्म में क्या खास है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे संघवाद फेडरलिज्म का सुपर कॉन्सेप्ट, अर्थात कि फेडरलिज्म की वो बातें, वो कॉन्सेप्ट जो आप बुक पढ़ के भी लर्न नहीं कर पाते, हम आपको एक स्टोरी के थ्रू से आपको क्लियर कराएंगे। अर्थात कि संघवाद का सुपर कॉन्सेप्ट, जो कि एकेडमिक लाइव एट 6 PM। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को लास्ट तक देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स दोनों में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे। पहला क्वेश्चन आपका जो था वो था कि महिलाओं को सबसे पहले किस देश में मतदान की आपकी घोषणा की गई थी, अर्थात कि सबसे पहले कहाँ मतदान महिलाओं को मिला था। फ्रेंड्स, इसका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिए हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के नाम हम आपको बता देते हैं। सोनम प्रवीण, अनीश कुमार, उसके बाद आपका प्रज्ञा, और भी स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, उनकी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी प्रीति, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। और इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहली बार आपका औरतों को, अर्थात कि लेडी को वोट देने का राइट दिया था। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हमने किया था, उसमें क्वेश्चन में पूछा था लिच्छवी गणराज्य, जो कि हमने बताया था कि बिहार में है। हमने पूछा था कि बिहार में किस क्षेत्र, अर्थात कि वर्तमान के लगभग किस जिले से बिलोंग करने वाला क्षेत्र है। इसका भी सही जवाब बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया था। आज मैं बताता हूं कि उसका सही आंसर क्या है, और जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया था कमेंट बॉक्स ने, उसको मैनी थैंक्स कि उन्होंने उस क्वेश्चन को कमेंट्स किया, साथ में कुछ सोचा, उसके बारे में जानने की कोशिश की। फ्रेंड्स, जो उसका सही आंसर था हमारा, वो सही आंसर था हमारा वैशाली, जो कि अभी हाजीपुर के एरिया में है। वो आपको वैशाली जो है वो लिच्छवी गणराज्य से कनेक्टेड राज्य था। फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन थे जो पिछले क्लास के थे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन फेडरलिज्म के बारे में। ये सेशन कंप्लीट होते होते आज भी हम कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको अगले क्लास में कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए आप हमारे साथ कंप्लीट लाइव सेशन में बने रहें। एक और बात, अगर आपने कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया जाकर 2 मिनट के अंदर आप कॉपी कलम को लेकर आए। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे ज़रूर नोट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी तैयार होगा। साथ साथ में 2 काम, और बीच में अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर देने में भी आपको बेहतर होगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन फेडरलिज्म। ये आपका संघवाद का हमने ओवरव्यू पिछले क्लास में आपको दे दिया था। संघवाद का मतलब होता है संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार और उसके अंदर में आपके राज्य सरकार दोनों स्वतंत्र रूप से किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उससे हम लोग संघवाद या फेडरलिज्म का नाम देते हैं। संघवाद या फिर फेडरलिज्म इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका मेनली
एक आपका हेड ऑफ कमांडेंट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार। इसके अंडर में आपके बहुत सारे राज्य आते हैं, ठीक है, ये स्टेट लेवल हो गया। और इन राज्य के अंडर में छोटे छोटे आपके पंचायत और ब्लॉक लेवल पे वर्क्स किए जाते हैं। तो ये 3 स्तर की सरकार है जिसमें शामिल होती है, ये संघीय सरकार के अंतर्गत आती है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन आज के पॉइंट्स के साथ। फ्रेंड्स जो आज का पहला पॉइंट है वो हमें जानना है कि संघवाद क्या है। पहला चीज है संघवाद क्या है। तो संघवाद के बारे में जानने से पहले एक बार पिछले चैप्टर में हम आपको रिमाइंड कराएंगे। पिछले चैप्टर हम जो कि पढ़े थे हम लोग पावर शेयरिंग में हमने कुछ बातें बताई थी, उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों में जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उनका लास्ट जो फैसला हुआ, जो संविधान में संशोधन करके जो नया फैसला लाया गया, जिसके वजह से श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की समस्याएं दूर हुई, वो सिस्टम था आपका पावर शेयरिंग का, अर्थात कि पावर के बंटवारा का। फ्रेंड्स उसी चीज़ का, उसी दौर का आपका एक छोटा सा रिमाइंडर है, आप इसे एक बार देख लीजिए। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बेल्जियम के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। उनके क्या हुआ, जो समस्या था उसके लिए क्या किया गया था, संविधान में कुछ बदलाव किया गया था, जिनके बदलाव के द्वारा क्या किया गया, केंद्रीय सरकार की शक्ति को क्या किया गया, पहले एक लेवल पे था, उसके बाद उनको प्रांतीय लेवल पर कर दिया गया था। यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में बेल्जियम अर्थात कि ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी थी वहाँ पर अधिकार था। आप लोग फटाफट कमेंट्स बॉक्स में हमें डाल दीजिए कि आपकी जो बेल्जियम था, बेल्जियम में 2 आपका लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता था। कंप्लीट देश की बात कर रहे हैं हम, फ्रेंच और डच। आपको बताना है फ्रेंच बोलने वाले कितने % थे और डच बोलने वाले कितने % थे। लाइव चैट में फटाफट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये था बेल्जियम में संविधान में बदलाव किया गया और केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के लेवल पर वहाँ का सरकार का स्तर बांटा गया। जिसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो समस्या थी, उनकी समस्या ये थी कि लोग सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन ज़्यादा अधिक प्रभावी और जो धनी लोग थे, स्पेशली ब्रुसेल्स में, हम परसेंटेज नहीं बता रहे अभी इसलिए क्योंकि आपको कमेंट्स करना है फ्रेंड्स। तो जो ज़्यादा पावरफुल था वह बेल्जियम में अपनी सत्ता का रोब जमाता था, जिसके वजह से उन लोगों के बीच में सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिनके वजह से समस्याएं आई और इन समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पर पावर शेयरिंग लाया गया, अर्थात कि संघीय सरकार की व्यवस्था की गई। अर्थात एक लेवल होगा केंद्र सरकार का और उसके अंदर में होगा राज्य सरकार, अर्थात कि प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार को अपने गांव घरों में, अर्थात कि अपने इंडिया में इसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार के नाम से हम लोग जानते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आगे, कह रहा है आपको यह सन 1993 में, यह जो आपका कॉन्सेप्ट आया आपका संघीय सरकार का, वो कह रहा है सन 1993 में कुछ बदलाव हुए, जिसमें प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया, ठीक है। इन अधिकारियों के लिए प्रांतीय जो सरकार थी और केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही, अर्थात कि 1993 में कुछ बदलाव किया गया संविधान में। पहले क्या था कि केंद्र सरकार के अंडर में राज्य सरकार आते थे और केंद्र सरकार के अनुसार ही राज्य सरकार को कार्य करना पड़ता था। लेकिन 1993 में संविधान में कुछ बदलाव किया गया, जिस बदलाव के हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने आप में कुछ कार्यों के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि अगर राज्य सरकार अगर कुछ बदलाव करती है, स्पेशल अगर किसी चीज़ पे बैन लगाती है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बिहार का एग्जाम्पल लें, बिहार अगर चाहता है कि यहाँ पे शराब की बंदी हो, अर्थात कि शराब नहीं बेचा जाए, तो केंद्र सरकार इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने बैन क्यों किया। अगर उन्हें कोई समस्या होगी तो वो क्या करेंगे, अपने लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी जो आपत्ति है उनको दर्ज कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं। राष्ट्रपति इनसे शो कॉज मांगेंगे, जो अपना रीजन है, सही रीजन राज्य सरकार अपना देगी। अगर उनका रीजन सार्थक होगा तो उन बातों को उनके बावजूद भी माना जाएगा। अर्थात कि यह जो कार्यक्रम हुआ वह कार्यक्रम 1993 के बाद हुआ।
1993 से पहले ऐसा कोई भी कार्य कोई भी राज्य नहीं कर सकता था। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि अब प्रांतीय सरकार अर्थात कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर कंप्लीटली निर्भर नहीं है, सिर्फ हम प्रांतीय सरकार की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इंडिया में दो तरह की आपकी प्रांतीय सरकार है, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र शासित। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राज्य सरकार और केंद्र शासित। केंद्र शासित का मतलब होता है अर्थात कि जिसमें केंद्र सरकार अपना डायरेक्ट अपना कार्य कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना यानी कोई भी अगर फैसला लेना हो तो उन फैसला में बदलाव लेने से पहले एक बार केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होगी। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में आपका कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, अब उनके बारे में आप बता दीजिएगा। अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। टोटल अब उन राज्यों की संख्या हो गई है 9, क्योंकि 2 हमारे बढ़ गए हैं। एक तो आपका जम्मू कश्मीर का इलाका, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में 370 लगा था जिनके लिए विशेष अधिकार में थे आपका, अब उनको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आगे। आगे कहते हैं हमारा, अभी हमने क्वेश्चन पूछा था फ्रेंच के लिए और आपका क्वेश्चन था डच के लिए। फ्रेंच और डच कुछ स्टूडेंट ने आंसर किया है, मैं बता दूं उसका सही आंसर। जो फ्रेंच है, फ्रेंच की परसेंटेज थी वह आपके ओवरऑल बेल्जियम की अगर बात की जाए तो पूरे बेल्जियम में 40%, ठीक है, और जो डच बोलने वाले थे वो उनकी परसेंटेज संख्या जो थी वह 59%। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते अब आगे। इसमें कह रहा है संघीय शासन प्रणाली अपना ली श्रीलंका में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उन समस्या के लिए भी क्या हुआ, संघीय शासन अपनाया गया। श्रीलंका में क्या हुआ, उसके बाद अभी भी यानी कि संघीय सरकार होने के बावजूद भी लेकिन उनके अंदर संघीय सरकार में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो आपका सरकार का लेवल होता है संघीय सरकार, इनके अंदर भी 2 तरह के कार्य होंगे, अर्थात 2 तरह की सरकार बनेगी। एक बनेगा एकात्मक। एकात्मक का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के पास ही सारा पावर हो, जिसके वजह से वह जैसा चाहे निर्णय ले सकता है। लेकिन दूसरा होता है आपका संयुक्त स्तर का आपका शासन, जिसमें क्या होगा कि सभी राज्य अपने हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन सभी राज्य और कंप्लीट देश का शासन करने वाला यानी कि केंद्र सरकार दोनों मिलकर कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिसमें पूरे देश की हताहत हो। पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों टीम एक साथ मिलकर कार्य करेगी। तो अगर श्रीलंका विशेष की बात की जाए तो वहाँ पे आपका एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन का मतलब जहाँ पर कंप्लीट पावर किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि श्रीलंका में कैसी व्यवस्था है? एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा एकात्मक शासन जिसमें केंद्र सरकार के पास संपूर्ण अधिकार है, जो भी चेंजेज करना चाहे किसी भी प्रांत में वह अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। क्लियर है सबको? देखते फ्रेंड्स, अगर आगे देखें हम लोग तो आगे हम लोग कहते हैं कि संघीय शासन की व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है, यानी कि संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्था एकदम उल्टा है, कंप्लीटली उल्टा है। क्योंकि आपका एकात्मक शासन कैसा होता है, जिसमें केंद्र सरकार के पास पावर हो, लेकिन संघीय शासन क्या कहता है, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा इनके जो अंडर में प्रांत होंगे, प्रांत के अंदर में जो छोटे लेवल का आपका नगर पालिका और पंचायत होगा, उस लेवल के सभी सरकारों के आपका नियम अनुसार जितने भी उनके विचार होंगे, उनके विचार को एक साथ मिलाकर जब सरकार का गठन होगा तो वो होगा हमारा संघीय सरकार, उसे हम लोग कहेंगे संघीय सरकार। लेकिन अगर एकात्मक शासन की अगर बात करें तो एकात्मक शासन का मतलब होता है जहाँ पे केंद्र सरकार के पास कंप्लीट पावर हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसी का विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। कह रहा है आपको एकात्मक व्यवस्था में शासन एक ही स्तर पे होता है। एक ही स्तर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? एक ही स्तर का मतलब हुआ, ठीक है, एक स्तर का मतलब हुआ कि केंद्र सरकार के पास ही पूरा पावर होगा, जो बाकी इकाइयां हैं उसके पास उसके अधीन होकर काम करेंगे। अर्थात कि जो भी प्रांत है,
जो भी राज्य है अपना कोई भी कार्य नहीं करेगा, वह केंद्र सरकार जैसा कहेगी वैसा ही कार्य करेगा। ठीक है, इसमें एक और बात कह रहा है, यानी उसी बात को, इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार के आदेश दे सकती है, यानी कि आदेश देगा कि आप ऐसा कीजिए। लेकिन संघीय सरकार में कोई भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, उसकी अनुशंसा कर सकती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, सजेशन दे सकती है, न कि ऑर्डर दे सकती है। लेकिन एकात्मक शासन में जो आपका केंद्र सरकार है प्रांतीय सरकार को क्या करती है, आदेश देती है। देखते फ्रेंड्स आगे, संघीय सरकार और एकात्मक शासन सबको क्लियर हो गया होगा, बताइए फ्रेंड्स क्लियर है तो। संघीय का मतलब ग्रुप ग्रुप में पावर बढ़ जाना, और एकात्मक का मतलब कि केंद्र सरकार के पास पूर्ण पावर होना। क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर है तो फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में, सबको क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्लियर है तो आगे। अब देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे आपका हम आपको दिखाते हैं एक आपका वर्ल्ड मैप। ध्यान से देखिएगा, ये जितना भी आपको रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, जितना भी रेडिश पार्ट दिख रहा है एकदम लाल कलर का, वह आपका स्पेशली क्या है, वह आपका संघीय शासन वाला है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि टोटल इस देश के अंदर अगर हम लोग बात करें किसकी, यूएनओ के सदस्य की, तो टोटल हमारे यूएनओ के सदस्य 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193। यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया के देशों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से केवल 25 ऐसे देश हैं जहां पर संघीय शासन है। केवल 25 ऐसे देश हैं जिनमें संघीय शासन है, अर्थात कि समझ सकते हैं 193 में से अगर 25 हटा दें, ठीक है, तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 168। फ्रेंड्स 168 लगभग जो कंट्री है वह सभी के सभी क्या है, आपका जो एक स्तर का, एकांतर स्तर का जो आपका नियम प्रणाली है वह चलता है, अर्थात कि संघीय सरकार सिर्फ और सिर्फ 25 देशों में है। हालांकि जो 25 संघीय प्रदेश है, अर्थात कि जो देश है वह छोटे देश नहीं है, बड़े स्तर के देश है। जैसे यहाँ पे रेड कलर वाला जो दिख रहा है आपका, वह आपका संघीय प्रदेश वाला है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको डिनोट कर देता हूँ। ये जो बड़ा सा मैप आपको रेड कलर का ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका रूस है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एरिया में कितना बड़ा है। ये रहा आपका इंडिया, अगर नहीं दिख रहा हो मैं क्लियर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये इंडिया है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका कनाडा का है। ठीक है, और ये पार्ट आपका जो है अमेरिका का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका ब्राजील। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहा पार्ट आपका अर्जेंटीना का। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ देशों के, हालांकि इसके अलावा छोटे छोटे देश है। ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है आपको नाइजीरिया का पार्ट है। ठीक है, ये आपका, उसके बाद ये आपको देखिए दक्षिण अफ्रीका का पार्ट है। ये आपका जर्मनी का पार्ट है। ठीक है, ये उसके बाद बगल में स्विट्जरलैंड का पार्ट है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या दिखाता है हमें फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो संघीय सरकार की व्यवस्था अगर अच्छी है तो सिर्फ 25 देशों में ही क्यों संघीय व्यवस्था है? क्या संघीय स्तर हमारे लिए बेहतर है या नहीं है? अगर आप लिख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो आप उनके बारे में एक नोट्स की तरह 2-4-5 लाइन में आप अपना आंसर बनाकर पेज में लिखकर आप ग्रुप में या कमेंट्स बॉक्स में भी अगर सुविधा हो तो डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हालांकि मैं आगे से टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप जो भी इंफॉर्मेशन पॉइंट होगा आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब बात आती है कि 193 में से 25 संघीय प्रदेश वाला देश है आपका। ठीक है, जिनमें से कुछ बड़े देशों को हमने बताया। रूस की अगर बात करें तो ये तो फ्रेंड्स आपका जो है एरिया के हिसाब से वो तो बहुत बड़ा है। इंडिया की अगर बात की जाए तो ये भी अपने लेवल में बहुत बड़ा देश है। तो इस कंडीशन में आपका जो बड़ा बड़ा देश है आपका कनाडा है, ब्राज़ील है, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं इतने बड़े देश अगर यह संघीय व्यवस्था को लाता है
तो क्या यह संघीय व्यवस्था सही है या फिर गलत है? इसी विचारधारा की सोच आपके मन में होना चाहिए। आप इनके बारे में अपनी 2 पॉइंट जरूर लिखेंगे, इनके बारे में हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। हालांकि आप कमेंट्स बॉक्स में 2 लाइन में जरूर आप आंसर दें इसको, इस बात के आंसर 2 लाइन में कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर डालेंगे कि आपको क्या लगता है कि संघीय व्यवस्था सही है या गलत है। अगर गलत है तो, अगर सही है तो 25 देश में ही क्यों है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। 2-4 लाइन में कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकें। इससे क्या होगा कि आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और मैं इनके बारे में एक्सप्लेनेशन और बेहतर वैसे आपको कर दूंगा अगले क्लास में। देखते फ्रेंड्स आगे इसमें क्या कह रहा है। एक और बात आपको मैं बताना भूल गया था फ्रेंड्स गलती से, कि ये जो आपके जो बड़े देश है, जिस 25 देशों की हमने बात किया कि 25 ऐसे देश हैं जिन 25 देशों में टोटल 193 देशों में से 25 देशों में क्या है हमारा, 25 देशों में संघीय व्यवस्था है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें, ये 25 देश पूरी दुनिया का 40% जनसंख्या कंटेनिंग है। अर्थात पूरी दुनिया में अगर टोटल लोग 100 हैं, टोटल दुनिया की जनसंख्या 100 है, तो इस सिर्फ 25 देश में जनसंख्या आपकी कितनी है, 40 है। समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना बड़ा यह पार्ट रखने वाला 25 देश है। अर्थात कि इतने बड़े लेवल पे आपका जनसंख्या रखने वाला संघीय प्रदेश ही है। बाकी अन्य देश एकात्मक शासन प्रणाली को क्यों अपनाता है, यही आपका क्वेश्चन है। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। देखते फ्रेंड्स आगे, अगर आगे की हम बात की जाए तो केंद्र सरकार को संघीय व्यवस्था को कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पर गौर कर लेते हैं कि संघीय व्यवस्था में क्या खास होता है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग गौर करते हैं। फ्रेंड्स पहला नंबर चीज कि यह सरकार 2 या अधिक स्तर पे बटी होती है। अर्थात कि संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो यह जो सरकार होगी यह क्या होगी, 2 या 2 से अधिक लेवल पे बटा हुआ होगा। 2 या अधिक लेवल का मतलब क्या हो गया आपका फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आपका या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगा, या फिर अन्य स्तर की बात करें तो पंचायती राज हो जाएगा, आपका पंचायत स्तर पे हो जाएगा। अर्थात कि 2 लेवल पे हो या फिर उससे ज़्यादा लेवल पर हो सकता है। यह क्या हमारा, यह पहला हमारा पॉइंट है, किसकी विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। अगर दूसरी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो यह क्या कहता है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, कि एक व्यक्ति जैसे आप हुए, हम हुए, या कोई भी एक देश का नागरिक, उस देश के नागरिक पे, एक नागरिक पर आपका केंद्र सरकार भी राज करता है, उसका राज्य सरकार भी उस पर राज करता है, उस पर उसका प्रांतीय सरकार भी कार्य करता है। अब बताइए एक ही व्यक्ति पर शासन करने वाला 3 स्तर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कह रहा है आपको कि एक ही व्यक्ति, मान लीजिए कि यह आपका कोई व्यक्ति है और इन पे शासन करने वाला, देखिए 1 नंबर तो केंद्र सरकार शासन करेगा, ठीक है, अपने नियम अनुसार। दूसरा नंबर इसी पर शासन कौन करेगा, राज्य सरकार। अगर तीसरे स्तर का भी है तो इसी पर कौन शासन करेगा, आपका पंचायत। अर्थात कि एक ही व्यक्ति पर 3 तरह के राजा कार्य करेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत। बताइए कि इस व्यक्ति को कैसे हैंडल किया जाता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात कि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही व्यक्ति पर, आपके नागरिक समूह पर, यानी 3 स्तर की, यानी अलग अलग स्तर की सरकारें इस पर कार्य करती है। लेकिन क्या होता है कि केंद्र सरकार एक अलग मामले में इस पर कार्य करती है, राज्य सरकार का अलग आपका मामला है, पंचायत का अलग मामला है। कहने का मतलब है कि सब किसी का अपनी अपनी सीमा बांध दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कर या कानून की बात हो, अर्थात कि टैक्स पे करना हो, तो कुछ टैक्स जो होता है जो राज्य सरकार के हाथ में जाता है और कुछ टैक्स केंद्र सरकार के हाथ में जाता है। जैसे टोल टैक्स, रोड पे जो चलते हैं तो टैक्स लगती है, तो टोल टैक्स किस को जाता है, केंद्र सरकार को। फिर अगर बात करें हम लोग की, अगर कोई भी व्यक्ति अगर एजुकेशन के लेवल पे करता है तो उस पर तो दोनों का अधिकार है, इसलिए दोनों के पास जाता है। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो फिर आपके राज्य स्तर पे जाएगा।
इस तरह से आपका लेवल बटा हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग रूप में शासन करेंगे। हम इन आगे अभी नियम पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार का अधिकार कहाँ तक सीमित है, राज्य सरकार क्या कर सकता है और पंचायत के पास क्या पावर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम चर्चा बृहद रूप से आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात तीसरी जो आपका दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक ही व्यक्ति पर आपका शासन करने वाला कितने आदमी हो गए, अलग अलग स्तर की सरकारें हो गई, अलग अलग लेवल के स्तर की सरकारें हो गई आपकी। ठीक है, जिसमें क्या करता है, कानून बनाने का अधिकार अलग का है, कर वसूलने अर्थात टैक्स देंगे तो वसूलने का अधिकार दूसरे का है, प्रशासन क्षेत्र अलग है, यानी सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से संघीय सरकार चलती होगी, कितना टफ कंडीशन है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें क्या होता है कि किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। यही इसकी विशेषता है। देखते फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक, तीसरा इसकी जो विशेषता है वह तीसरा विशेषता आपका ये है कि ये क्या करती है, जो विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं, ठीक है, ये संविधान के सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जो संविधान हमारी है, यह सरकार के हर लेवल का, आपका केंद्र लेवल का हो, राज्य लेवल का हो या फिर आपका अन्य लेवल का हो, सभी में जनता के अस्तित्व और उनके प्राधिकार दोनों की गारंटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो उसके लिए सरकार आपका जिम्मेदार होगा। जैसे अगर बात करें हम लोग किसी भी क्षेत्र में, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हम अपने लेवल पे अगर बात करें, अगर जिस तरह से आपका पुलवामा हुआ था, पुलवामा पे अटैक हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अटैक मान लीजिए कि पंजाब के एरिया में हुआ। ठीक है, पंजाब के एरिया में हुआ, तो फ्रेंड्स इस पुलवामा के पंजाब के एरिया में होने की वजह से इसकी जिम्मेवारी किसकी है, पंजाब सरकार को भी है। ठीक है, जब बाहरी रूप से दूसरे देश ने अटैक करवाया था, इसलिए इस पर जिम्मेवारी किसकी है जी, आपकी केंद्र सरकार की भी है। इस पर जिम्मेवारी आपकी केंद्र सरकार की भी है। बात समझिएगा ध्यान से कि अगर पुलवामा पे अटैक हुआ तो ये पंजाब के एरिया में हुआ, इसलिए इसके राज्य सरकार की भी अधिकार है कि राज्य सरकार देखे कि कैसे अटैक हो गया। दूसरे कंट्री ने कराया तो केंद्र सरकार भी इसके लिए शासन के लिए जिम्मेवार है, अर्थात कि इस अटैक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेवार है। दोनों की जिम्मेवारी है कि पुलवामा के क्षेत्र में अगर जो व्यक्ति रहता है उनको किसी भी तरह की हताहत नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार की भी है। ये इसकी तीसरी विशेषता है कि हर लेवल की सरकार आपको क्या करेगी, सुरक्षा की गारंटी देगी। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात जिस क्षेत्र में भी रहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर लोकल लेवल का, सभी की जिम्मेवारी है कि वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को यथासंभव जितना हो सके उसे क्या करे जी, सुरक्षा की गारंटी दे, अर्थात उनको जो अधिकार है उनकी रक्षा करे। क्लियर है सबको। देखते फ्रेंड्स, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पार्ट की, तो चौथी जो विशेषता है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ठीक है, दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही बदल सकती है। सबसे बड़ा पॉइंट कि कोई अगर सरकार अगर चाहे कि किसी भी नियम कानून को, जनता के हित को या फिर आपके गलत फैसले को एक व्यक्ति ले सकता है, तो यह बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों स्तर की सरकार चाहिए होगी और उनकी सहमति के आधार पर ही क्या होगा, उनमें बदलाव हो सकता है। ठीक है, यह सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी मौलिक प्रावधान अगर संविधान में करना हो तो दोनों सरकार की आपकी अनुमति चाहिए होगी। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो कहता है पांचवा पॉइंट कि अदालत को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार जो होगी, वो विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की अगर स्थिति पैदा हो गई, मान लीजिए कोई मैटर हो गया जिसमें क्या हो गया, सरकारों के बीच लड़ाई हो गई। ठीक है, अर्थात केंद्र सरकार कहता है कि नहीं मेरी बात चलेगी और हमारा क्या कहता है, राज्य सरकार कहता है नहीं जी आपकी बात नहीं चलेगी। उस कंडीशन में उनका निपटारा हमारा कौन करने वाला है, वो करेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए निर्णायक भूमिका निभाएगी और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वही हमारा क्या होगा, अंतिम फैसला होगा।
जैसे आपने अगर कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ देखा होगा तो महाराष्ट्र का केस, महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में केस ये हुआ था कि आपके वहाँ के जो आपका पहले का जो चीफ मिनिस्टर थे, वो चीफ मिनिस्टर ने दावा किया था कि उनको जितना बहुमत है उतना बहुमत मिल चुका है, ठीक है, जिसके वजह से उनका शपथ ग्रहण हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बाद में वहाँ के आपके जो मुख्यमंत्री थे, सॉरी वहाँ के जो अन्य पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं ये केंद्र सरकार के द्वारा किया हुआ चाल है। इस वजह से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया और दोनों की राय का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया और अंतिम फैसला हुआ कि दोनों आदमी अपना मत दिखाएंगे, जिसका मत अधिकतम होगा उन्हीं को वहाँ का आपका राजपाट दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है फ्रेंड्स, सबको क्लियर है। 5वां पॉइंट, अगर बात करें क्वेश्चन 6 नंबर पॉइंट की, तो कह रहा है सबसे बड़ी जो बात है आपका, वो कहता है आपका वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है, ठीक है। राजस्व का मतलब हो गया कि राज्य सरकार के पास या फिर केंद्र सरकार के पास जो पैसे आते हैं उनके अलग अलग स्रोत निर्धारित है, ठीक है। अलग अलग लेवल से पैसे आते हैं और उन अलग अलग सभी पैसों का यूज जो होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाना है, सभी पैसों का यूज जो होगा आपका जनता के भलाई के लिए किया जाएगा। किसके लिए करना है जी, आपका जनता यानी कि यहाँ के नागरिक के लिए करना है। अलग अलग स्तर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पैसा इकट्ठा करें, लेकिन सभी पैसों को किस पर खर्च करेंगे, वो जनता पर ही करेंगे। तो समझ सकते हैं कि जनता का विकास होगा, इस स्तर के सरकार से देश का विकास होगा कि नहीं होगा, फटाफट बताओ कमेंट्स में। क्लियर है सबको, होगा विकास। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर 7वें नंबर इसके आपकी बात करें तो इसमें क्या कहता है कि देश की एकता और सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगी और साथ में साथ क्षेत्रीय विविधता का भी सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा सिस्टम नहीं हो। जैसे अगर बात करें हम लोग संघीय शासन की अगर बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई समुदाय, सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग ईसाई धर्म हमारे क्षेत्र में कम है, अगर 2-4 आदमी भी अगर ईसाई धर्म के हैं तो उन लोगों को जो अधिकार हमें प्राप्त है, अर्थात कि जिनकी बहुलता है, जिस जाति की आपकी बहुलता है, उनको जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार अगर इस 2 व्यक्ति को भी मिलता है, ठीक है, तो समझिए कि ये हमारे संघीय शासन का कितना बड़ा व्यवस्था है, कितना अच्छाई है, कितना बड़ा गुण है कि जिनके अंदर क्षेत्रीय विविधता हो, अलग अलग कम वर्ग के जाति हो, उनको भी समान रूप से अधिकार मिले, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात कि संघीय सरकार की है सबसे बड़ी दोहरे उद्देश्य की व्यवस्था है, ठीक है, यानी एकता भी देगी, सुरक्षा भी देगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एकता की सुरक्षा भी करेगी और साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को भी मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। अर्थात कि जातिवादिता, साथ में साथ लोगों की कम अधिक यानी कमजोर वर्ग और आपके जितने भी आप वरिष्ठ वर्ग हैं उनके बीच सामंजस्य बैठाएगी कौन, हमारा संघीय शासन। समझ सकते हैं कितना बड़ा इससे हमें फायदा है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें आगे 8वें लेवल की बात तो है नहीं, इसमें 7 ही पॉइंट है आपका मेनली। अब मैं आपको 7 पॉइंट को शॉर्ट में एक बार सबको डिफाइन कर देता हूं ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। इसका जो पहला फायदा है यह 2 से होगा, 2 या 2 से अधिक लेवल पे आपका क्या होगा, बटा हुआ होगा। दूसरे नंबर की बात करें इसमें तो क्या करेगी, अलग अलग सरकार होंगे लेकिन सभी का क्या होगा, सभी के सभी क्या करेंगे, एक ही नागरिक पर आपका राज करेंगे, इसलिए उनका कार्य आपका बेहतर वे से होगा, एक ही नागरिक पे सभी शासन करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था हमारा, कि कोई भी सरकार हो लेकिन सुरक्षा की गारंटी और उनके प्राधिकार की गारंटी हमें क्या करेगी, सरकार देगी कि जितने भी व्यक्ति हो सुरक्षित रहे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि चौथा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो था वो था कि संघीय सरकार हो, ठीक है, संघीय सरकार और आपका अर्थात कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके बीच अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका निपटारा कौन कराएगा, हमें उनका निपटारा कराएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन कराएगा फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 5वें की, ठीक है फ्रेंड्स, तो 5वें स्तर पे आता है फ्रेंड्स कि अगर कभी भी कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है, अपना नियम कानून लाता है तो उनके लिए संविधान में
कुछ आपके ऐप का जो है डाटा दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हीं कार्य क्षेत्र में वो अपना हक जमा सकते हैं। ठीक है। 5वां नंबर, दोनों का जो हक है वो फिक्स कर लिया गया है। और 6 नंबर हमने अभी पढ़ा था, और 6 नंबर पॉइंट जो था फ्रेंड्स हमारा, वो था वित्तीय स्वायत्ता, अर्थात कि हर स्तर की सरकार के पास अपना अपना वित्तीय है, अर्थात कि पैसा आने का सबका अलग अलग स्रोत है, और सभी पैसों का खर्च किस पे करना है, हमें जनता पे खर्च होगा, अर्थात कि आपको वो पैसा मिलने वाला है। समझ सकते कितनी अच्छी चीज़ है। और देश की एकता और सामाजिक विविधता तथा क्षेत्रीय विविधता को भी बनाए रखना किसका कार्य है, आपका ये कार्य है संघीय सरकार का। फ्रेंड्स ये सबको क्लियर हो गया होगा। टोटल अगर 6 पॉइंट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर रहना है तो राज्य के अंदर जितनी भी समस्याएं होगी उन सभी का निपटारा एक ही रूप में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर आपकी सुरक्षा एवं आपके विकास के लिए जिम्मेवार है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? बताओ फ्रेंड्स क्लियर है? 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट को अपने लैंग्वेज में से आप नोट्स के रूप में जरूर लिख लेंगे। देखते फ्रेंड्स थोड़ा सा और पॉइंट इसके बारे में। कह रहा है संघ की स्थापना की अगर ऐतिहासिक व्यू पॉइंट ले, अगर ऐतिहासिक शासन की व्यवस्था पर अगर हम लोग ले तो क्या होता है कि इसके अंदर 2 तरह के आपके शासन होते हैं, अर्थात कि संघ की स्थापना भी 2 लेवल पे होगी। ठीक है। एक लेवल क्या होता है कि एक में क्या होता है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ा इकाई बनाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि ये कंट्री हो गई और एक ये कंट्री। ठीक है। और ये दोनों कंट्री का विचार मिलता है, चाहता है कि दोनों कंट्री मिलकर एक ही कंट्री बनाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कंट्री अपना स्वतंत्र कार्य करेगी, ये कंट्री भी अपना स्वतंत्र कार्य करेगी, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी कि इनके बीच में खंडन हो, अर्थात कि स्वतंत्र राष्ट्र होने के बावजूद भी अपने संप्रभुता का रक्षा करेगी, जिनके कारण ये दोनों एक साथ बने रहें। ठीक है। एक साथ खुशहाल रूप से दोनों राष्ट्र जुड़कर रह सके। तो पहला तो आपका ये लक्ष्य हो गया। और दूसरे स्तर का क्या बनता है कि दूसरे स्तर का आपका जो बनता है, इसके एग्जाम्पल आपके हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। आपने अगर नहीं समझा तो फिर से समझ लीजिए कि एक अलग राज्य है या अलग देश है और दूसरा एक देश है। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों राज्य मिलकर एक राज्य आपका एक बड़ा सा देश बनेगा। ठीक है। वह कहलाएगा हमारा क्या, वह कहलाएगा हमारा संघीय प्रदेश। लेकिन इसमें क्या है, 2 अलग अलग देश हैं। इसी वजह से यूएसए को संयुक्त, ध्यान दीजिएगा नाम पे, संयुक्त राज्य, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखिएगा इस नाम पे। संयुक्त का मतलब क्या, जुड़ा हुआ राज्य, अर्थात कि ये राज्य जो है अलग अलग स्वतंत्र राज्य हैं और ये सभी राज्य जुड़कर एक देश बनाए हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये नाम है इसका संयुक्त राज्य, अर्थात कि ये राज्य अलग अलग है लेकिन ये राज्य क्या हो गए, एक साथ मिलकर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकजुट होकर रहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संघीय प्रदेश भी और एक देश का नाम भी हम लोग देते हैं। लेकिन एक देश का नाम देने का मतलब ऐसा नहीं कि सभी एक ही देश में शामिल है, ये सभी के सभी स्वतंत्र रूप में शामिल है। जैसे हमारा इंडिया है वैसे ही इसका प्रत्येक राज्य है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, सभी राज्यों के मिलने से एक ग्रुप बनता है, एक कंट्री बनता है, और उस कंट्री में सभी सरकार एक साथ मिलकर एक कार्य को करते हैं, और वहाँ का जो हेड होता है वो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इन सभी को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी जगहों पे आपका इसी तरह का शासन व्यवस्था होता है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि अलग अलग स्वतंत्र देश मिलकर एक बड़ा सा देश का निर्माण करना ही आपका क्या कहलाता है, यह एक प्रकार का संघीय देश। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक दूसरा टाइप भी जानना है जिसमें एक ही देश के अंदर छोटे छोटे स्तर पे पावर बांटते हैं, जैसे कि इंडिया है आपका। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ फ्रेंड्स सबको क्लियर है सबको ये? ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा पार्ट आता है, दूसरा तरीका जो बांटने का, वो क्या होता है, आंतरिक विविधता के आधार पर बांटना। आंतरिक विविधता का आधार क्या हो सकता है आपका? ठीक है, राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा करेंगे। ठीक है।
अब आंतरिक विभिन्नता में क्या हो सकता है, धर्म के आधार पे हम बांट दें, धर्म के आधार पे किसी राज्य को बांट दें, भाषा के आधार पे किसी राज्य को बांट दें। भाषा के राज्य में सरकार, मैंने बताया था आपको, याद होगा आपका आंध्र प्रदेश के बारे में, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए। भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके बाद जलवायु के आधार पे, वहाँ के क्षेत्र के आधार पे आपका क्या किया गया, राज्यों को बांट दिया गया। जलवायु के आधार पे, भाषा के आधार पे, जैसे जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपका झारखंड और बिहार को अलग किया गया है। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग किया गया है। अगर धर्म और आपकी जातीयता के हिसाब से अगर बात की जाए स्पेशली, तो वेस्ट बंगाल का आपका जो एरिया है वो उसके आधार पे किया गया है। तो आपके सभी आपका जितने भी राज्य बटे हुए हैं, ठीक है, इन देशों में, वो किसी न किसी रूप में अर्थात कि आंतरिक विभिन्नता के कारण जब राज्यों को देश को छोटे छोटे लेवल पर बांट कर तब उनमें शासन व्यवस्था की जाती है, तो वह क्या हो गया हमारा दूसरे स्तर का संघीय शासन। अर्थात कि संघीय शासन दो अलग अलग पद्धति में कार्य करती है। एक संघीय शासन जिसमें दो या दो से अधिक आपका स्वतंत्र राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और दूसरा स्तर कि एक स्वतंत्र देश अपने देश के अंदर सामाजिक भिन्नता, आंतरिक विविधता के आधार पर जब राज्यों को बांटता है और उनकी विभिन्नता के हिसाब से कार्य प्रणाली को अलग अलग शासन व्यवस्था के अंदर रखता है, जिसके कारण और उनके बावजूद भी अपने देश की संप्रभुता बचाने के लिए एक साथ सामंजस्य बैठाकर अपने देश को आगे की तरफ ले जाता है, तो वह आपका संघीय व्यवस्था का दूसरा स्तर है। और उसका एग्जाम्पल जो है आपका क्या है, आपका उसका अधिकार जो है आपका मेन चीज जो है यह संघीय सरकार का सबसे बड़ा स्तर है। इसमें सबसे बड़ी जो खास चीज होती है फ्रेंड्स, कि इसमें केंद्र सरकार का पावर है। किसका भी पावर होता है, केंद्र सरकार का पावर जो होता है वह अधिक होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका पहला प्रणाली है जिनमें दो स्वतंत्र राज्य, तीन स्वतंत्र राज्य होंगे, तो उस कंडीशन में स्वतंत्र राज्य है, तो उन कंडीशन में वह तीनों जो स्वतंत्र राज्य थे उन तीनों राज्यों का अधिकार ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है पहले स्तर का जो संघीय सरकार है उसमें राज्य सरकार का जो पावर होता है वह अधिक होता है। लेकिन जो हमारे देश में है उसमें सबसे अधिक पावर किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं। संघीय शासन क्या होता है, संघीय शासन दो तरह का, एक में दो या दो से अधिक आपका स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिले, और दूसरा स्तर एक स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर उनकी सामाजिक विभिन्नता के आधार पर, आंतरिक विविधता के आधार पर हम क्या करें, उसे बांट कर शासन का जो लेवल है उसे हम छोटे छोटे स्तर पे बांट कर शासन करें, तो वह संघीय शासन है। जैसे इसके एग्जाम्पल में भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है सबको फ्रेंड्स, क्लियर है सबको, क्लियर हो गया। किसी को डाउट है तो फटाफट बताइए, बताइए किसी को डाउट है तो। अब ये जो आपका बात है, जितना बात हमने कहा, ये चीज़ें तो आपकी संघीय सरकार की दो व्यवस्था थी। अब हम लोग को जानना है अगला पॉइंट जो है आपका, वो अगला पॉइंट है आपका भारत का संघीय व्यवस्था, कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भारत में किस स्तर पर कार्य होता है। अब इनके बारे में हम लोग सभी कुछ जानेंगे। इस पॉइंट में हमें क्या जानना है भारत की संघीय व्यवस्था में, कि भारत के अंदर आपका जो शासन का व्यवस्था चलता है वो कितने लेवल पे चलता है। तो सबको पता है फ्रेंड्स कि भारत के अंदर एक तो केंद्र सरकार होता है जो कि स्पष्ट रूप से देखता है, सबको देखा है, सबको जानता है इसे। दूसरा लेवल है हमारा क्या, राज्य स्तर का, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा हमारे अंदर यहाँ पे पंचायती राज या फिर नगर पालिका का व्यवस्था दिया। अगर शहर है तो नगर पालिका, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो पंचायत, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार का जो आपका कार्यकारिणी हेड होता है, एक होता है कार्यकारिणी और एक होता है डॉक्यूमेंट्री हेड, अर्थात कि संवैधानिक रूप में जो हेड होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अगर काम करने का हेड की बात की जाए तो वो होते हैं कौन, पीएम, अर्थात कि प्राइम मिनिस्टर। सेम उसी तरह से राज्य, किसी भी राज्य का संवैधानिक जो हेड होगा वो होगा उसका गवर्नर, अर्थात कि कौन, राज्यपाल। किसी भी राज्य का जो संवैधानिक हेड होता है वो होता है आपका गवर्नर। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है
कि राज्य सरकार का संवैधानिक हेड कौन होता है, तो सीएम नहीं होगा बल्कि गवर्नर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सीएम से ऊपर गवर्नर होता है। गवर्नर सीएम को गवर्नर के सामने शपथ लेना पड़ता है कि वह कार्यों को सही ढंग से करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अंदर अगर राज्य के अंदर कार्यकारिणी हेड की बात की जाए तो वो कौन होते हैं जी हमारे, वो होते हैं हमारे सीएम। ठीक है, अर्थात किसी भी राज्य के अंदर काम करने की अगर बात की जाए तो काम करेगा सीएम, लेकिन उसका जो आपका संवैधानिक हेड होगा वो होगा आपका गवर्नर। अगर हम बात करें पंचायत लेवल का तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है। यहाँ पे जो कार्यकारिणी हेड जो होगा आपका वो होगा आपका सरपंच। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सरपंच। ठीक है, लेकिन कार्यकारिणी हेड पे कौन दिखता है आपको, हेड मुखिया। उनको दिखता है आपको कि ज़्यादा काम करते हैं मुखिया जी। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ कार्यकारिणी हेड है, आपका डॉक्यूमेंट्री हेड कौन होगा, सरपंच। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि केंद्र सरकार, इसे मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ एक बार, केंद्र सरकार के अंदर दो है, एक आपका प्रेसिडेंट अर्थात कि आपका कौन, राष्ट्रपति, और दूसरा पीएम। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर राज्य सरकार की अगर बात करें हम लोग तो राज्य सरकार में कौन है, गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद सीएम क्या होंगे, इनके काम करने वाले। पंचायत लेवल की अगर बात की जाए तो पंचायत में क्या होता है हमारा, पंचायत में जो हेड होगा आपका सरपंच। कौन होगा आपका, सरपंच, और लेकिन काम करने में कौन होगा आपका, मुखिया, इसका कार्यकारी हेड होगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं भारत के संघीय व्यवस्था में? क्लियर है सबको, सबको क्लियर है पॉइंट फ्रेंड्स, इसमें किसी को डाउट नहीं है? डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे अभी तक का पॉइंट। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि केंद्र सरकार के अंदर अगर कार्य पीएम करता है तो पीएम कौन कौन से कार्य को करेगा, इनकी एरिया में कौन से कार्य होंगे, राज्य के अंडर में कौन कौन से काम होता है, और पंचायत लेवल पे कौन कौन से काम होंगे, इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पूरी जो आपकी लाइव सेशन था उसमें जुड़ा रहा हमारे साथ, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कल हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ भी इसके साथ आएंगे। आपको जो हमने एक क्वेश्चन दिया है उसे ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने क्वेश्चन जो पूछे तो भूल गए हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, उसे एक बार समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।